हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। ये वीडियो मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी क्वेश्चन कंप्लीट कराएगी। ठीक, ये वीडियो जो है आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको मौर्य साम्राज्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। ठीक, तो आइए यहाँ शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे सेंड्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है। ठीक है ना, तो ये हुआ है विशाखदत्त के ग्रंथ में। किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाखदत्त के ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, और जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है ना, कहने का मतलब है वही सिंपल है, कौटिल्य के द्वारा या चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम अर्थशास्त्र है, और इस पुस्तक में जो है राजनीति के सिद्धांतों के बारे में और आर्थिक नीतियों के बारे में लिखा गया है। इसके साथ हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से साम्राज्य चलाना है, ठीक है ना, उसके यहाँ पर कुछ प्रमुख नियम बताए गए हैं। इसके साथ जो है कूटनीतिक नीतियों के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ पे स्थित है। ये है पाटलिपुत्र में। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना जो किससे की जा सकती है। ये की जा सकती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित है। तो ये निर्मित था लकड़ी का। मतलब एक क्वेश्चन बनता है कि पाटलिपुत्र में जो है चंद्रगुप्त का एक महल था, वो किसका बना था। ये लकड़ी का बना हुआ था। ठीक, तो इसमें जनरली जो स्टूडेंट है वो पत्थर का ऑप्शन भी आता है, इसमें पत्थर ऑप्शन चुन देते हैं तो वहाँ क्वेश्चन गलत हो जाता है। पत्थर का नहीं, ये लकड़ी का बना हुआ महल है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पे? आज का पटना। ठीक, पटना कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, किसका महल है? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक, सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था। ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को जो भारतीय राजा ने पराजित किया था, ये पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे कह रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कह रहा है कि बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं, जिसमें पहली वस्तु है मीठी मदिरा, दूसरी वस्तु है सूखी अंजीर, और तीसरी वस्तु है एक दार्शनिक या सोफिस्ट की मांग की थी। ठीक है ना, तो आगे कह रहा है कि दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार को पास भेजा था। ठीक, यहीं पर आगे हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि कुम्हरार नामक स्थल किस प्राचीन इस नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, ये प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने जो है सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। तो ये की थी सम्राट अशोक ने। ठीक है ना, और सम्राट जो अशोक है ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाती है। ठीक, इनका जो शासन है चंद्रगुप्त। ठीक है ना, इसके बाद बिंदुसार, और इसके बाद जो है अशोक। इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से अशोक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के नाती हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, वही कह रहा है सेंड्रोकोट्स या चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो अन्य नाम सेंड्रोकोट्स है, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जो है ये किया जस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था। तो ये जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्या जीता था? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है
यहाँ पे एक टेबल है और इस टेबल देखो इस किताब में एक खासियत है और वो ये खासियत है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एक टेबुलर फॉर्म में टेबल के रूप में यहाँ पर वर्णित की गई है। तो यही सबसे खासियत इस किताब की बात है। यहाँ पे कह रहा है कि मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? तीर्थ। याद कर लेना, सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है? यहाँ पर किताब है, इसके अनुसार जो है इनकी संख्या कितनी थी? 18। ठीक है ना। तो मौर्य काल में, ठीक है ना, सबसे जो उच्च अधिकारी थे तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में वर्णन है क्या है? पुस्तक। और ये पुस्तक किसकी है? चाणक्य की। ठीक है ना। और चाणक्य कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को लिंक करते चलो और आराम से सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इसी प्रकार से इस पुस्तक में जो है 18 अधिकारियों के वर्णन किया गया और इस पुस्तक का जो विषय था, ये विषय था राजनीति। ठीक है ना। यहाँ पे जो भी 18 अधिकारी हैं, 18 अधिकारी हैं, उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक। एक था सबसे उच्च अधिकारी मंत्री या पुरोहित, इसका संबंधित विभाग या कार्य। जिस प्रकार से आज की डेट में मंत्रिपरिषद होती है और कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके विभाग होते हैं, सेम उस प्रकार से उस समय था। ठीक। सेम है। मंत्री या पुरोहित, इसका जो विभाग था ये प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी हुआ करते थे। युवराज, ये राजा का उत्तराधिकारी हुआ करता। सन्निधाता, ये हुआ होता था राजकीय कोषाध्यक्ष या कोषागार का प्रधान अधिकारी। ठीक है ना। या कोषाध्यक्ष भी कह सकते हैं इसको। समाहर्ता, समाहर्ता का जो विभाग था ये था राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री या कर संग्राहक। पांचवा था मंत्री परिषद अध्यक्ष, ये था मंत्री परिषद का अध्यक्ष। ठीक। छठवां था प्रदेष्टा, क्या नाम था? प्रदेष्टा। और ये था फौजदारी, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या कमिश्नर। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे यार, सातवां जो मंत्री था ये था व्यवहारिक। ठीक है ना। ये था दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्यवहारिक, व्यवहारिक का भी पढ़ लिया है, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नेक्स्ट है नायक, ये जो है ये सेना का संचालक एवं नगर रक्षा का अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक। वहीं बात करें सेनापति की, तो ये सेनाध्यक्ष हुआ करता था। सर्वोच्च सैन्य कमांडर और अंतर्वसिक, ये था सम्राट का संरक्षक या सेना का प्रधान अधिकारी। ठीक। नेक्स्ट है कर्मांतिक, जो कर्मांतिक था ये था उद्योग धंधों एवं कारखानों का एक प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष। ठीक। और ये प्रशासता ये था राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला। और नेक्स्ट है, और ये है आपका दंडपाल। ठीक है ना। ये है सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। ठीक। और नेक्स्ट है दुर्गपाल, ये है देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक। ठीक है। नेक्स्ट है अंतरपाल, नेक्स्ट है अंतपाल, ये जो है ये है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। और आटविक, आटविक जो है ये है वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। और दौबारिक, दौबारिक जो है ये है राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी। और नागरख, और ये है नगर का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक। अब हम बात करते हैं इस पेज के अंतिम क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पे कह रहा है कि मौर्य कालीन अधिकारी पौत व अध्यक्ष का प्रमुख का मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था माप तौल का कार्य करना। ठीक। अब यहाँ पे अंत में दे रखा है, और ये दे रखा है कि गुर्जरा, मास्की और नेट्टूर एवं यह उद्गोलम, इन चार अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस मौर्य दक्कन की विजय, किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? ये प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव, क्या कह रहा है, किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वह पश्चिम भारत पर था? तो ये अभिलेख का नाम है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ कहाँ पे पड़ता है? आज की डेट में गुजरात। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है
चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए थे। कहाँ पे चले गए थे? श्रवणबेलगोला, ठीक है ना, जहाँ इन्होंने या उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति, इस विधि को बोलते हैं संलेखना पद्धति, के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है चंद्रगुप्त मौर्य का जो धर्म था या किस धर्म के अनुयायी थे? ये थे जैन धर्म के अनुयायी, ठीक है ना। इन्होंने जो है जीवन के अंतिम समय पे जो है संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है ना। संलेखना विधि होती है कि लास्ट टाइम, ऐसे मान लो जीवन के मृत्यु के नज़दीक जब आ जाते हैं उस समय आप खाना पीना छोड़ दो, करीब 15-20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, जब तक प्राण ना निकले शरीर से तब तक खाना मत खाओ। तो इसी विधि को जो है संलेखना विधि कहते हैं, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि मगध मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? और ये कहा गया है मौर्य शासक में भूमि मापक अधिकारी को, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज सीरियस होके पढ़ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्तीर्ण अक्षरों से की गई है? तो ये की गई है पत्थरों की पट्टियों पर, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक का शिलालेख बाजगढ़ी, सहबाजगढ़ी बोल सकते हैं इसको, से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ पे? और यह स्थान जो पेशावर, आज के पाकिस्तान में स्थान है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा, ये प्राकृत है, ठीक है। अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। देखो इसका इम्पोर्टेंस, प्राकृत भाषा को ही क्यों प्रयोग किया गया था, इसका रीजन है कि उस समय 2 प्रकार की भाषा थी, एक तो प्राकृत भाषा, दूसरी थी संस्कृत भाषा। उस समय ये माना जाता था कि संस्कृत भाषा जो है विद्वान लोग पढ़ेंगे और जो उच्च जाति के लोग हैं वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे, प्राकृत भाषा जो है बाकी निम्न कास्ट के लोग पढ़ेंगे, ठीक, बोलेंगे। और यही होता था उस समय। तो अशोक के शिलालेख जो थे वह एक तरह से आज की डेट में जो मीडिया काम करती है वही काम अशोक के शिलालेख ने उस समय किया था। तो अशोक के शिलालेख आम जनता के लिए एक तरह से संदेश के रूप में थे, तो इसलिए अशोक ने जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था, ना कि संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अशोक के शिलालेखों के खोजकर्ता। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे पहला जो शिलालेख है इसका नाम है धौली अभिलेख, इसकी खोजकर्ता हैं किट्टो, 1837 में खोज की। भाबरू शिलालेख, इसके खोजकर्ता हैं कैप्टन वर्ट और 1840 में खोज की, मतलब 37-3-40, ठीक। वहीं बात करें बराबर व नागार्जुनी गुफा के खोजकर्ता हैं हैरिंगटन, ठीक है ना, कौन है? हैरिंगटन, और 1785 में खोज की। दिल्ली टोपरा के खोजकर्ता हैं कैप्टन पोलियर, कौन है? कैप्टन पोलियर, और इसकी खोज की गई थी 1785 ईस्वी में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, इसका जो खोजकर्ता है ये है पेड्रे या टी पेंथेलर, ठीक है ना, और 1750 में खोज की। मान सेहरा, ये है कैप्टन लेख के द्वारा खोज की गई है, और 1889 ईस्वी में। कालसी शिलालेख, कालसी शिलालेख के जो खोजकर्ता हैं वो हैं जॉन फॉरेस्ट, और 1860 ईस्वी में खोज की गई थी। रुम्मनदेई अभिलेख, रुम्मनदेई अभिलेख का जो खोजकर्ता हैं फेरर हैं, और 1896 में खोज की गई। जौगढ़, जौगढ़ अभिलेख के खोजकर्ता हैं सर वाल्टर इलियट, 1850 में खोज की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि गिरनार शिलालेख, गिरनार शिलालेख ये हैं, इसके खोजकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल टाट, कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल टाट, और 1822 में खोज की गई। शहबाजगढ़ी अभी हमने पढ़ा था, एक के खोजकर्ता हैं एक फ्रांसीसी अधिकारी, इनका नाम नहीं है, और 1836 में खोज की गई। वहीं आगे बात करें इलाहाबाद स्तंभ लेख की, तो इनके खोजकर्ता हैं टी.एस. बर्ट, और 1834 में खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये मास की अभिलेख इंपॉर्टेंट है, बीडेन के द्वारा खोज की गई 1915 ईस्वी में। और निगाली सागर, यह भी सागर नहीं है अभिलेख है, इसकी खोज की गई फेरर के द्वारा, और 1895 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है रामपुरवा अभिलेख की खोज की गई कार्लाइल के द्वारा 1872 में, और सारनाथ स्तंभ की खोज की गई ऑरेल स्टाइन के द्वारा 1905 ईस्वी में। तो इस पेज का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट के रूप में है। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को जो है संभूत, सम उत्थान और सम व्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को जो है सार्थक कहा जाता था। ठीक है, तो व्यापारियों का जो नेता था उसको सार्थवाहक कहा जाता था, और वहीं अगर हम व्यापारियों के संगठन को कहें तो इसको संभूत, समुत्थान या फिर सम व्यवहारिक कहा जाता था। ठीक, अब आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट पेज के बारे में। तो यहाँ पे कहा गया है कि अशोक ने बौद्ध होने के बाद जो है हिंदू धर्मों में या हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। ठीक है, इसका प्रमाण किससे मिलता था? कहने का मतलब है जब अशोक बौद्ध धर्म अपनाया था उसके बाद से जो है अशोक की आस्था हिंदू धर्म में भी रही थी और बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। तो इसका प्रमाण जो है देव नाम पियदस्सी, देवों, इसका मतलब है देवों का प्यारा, उपनाम से इनका एक नाम है। इसी से पता चलता है कि हिंदू धर्म में भी इनकी आस्था थी बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता जो है किस स्थान से चला है? ये चला है श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? ये किया था अशोक ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने जो है अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किया था? अशोक ने जारी किया था। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया या बताया था? तो ये जो अभिलेख है ये भाब्रू अभिलेख है और राजस्थान में है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है ना, किसने पढ़ा था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए एक अशोक के शिलालेख को जो है किसने पढ़ा था? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। यहीं पर हम बात करें नेक्स्ट की, तो इस यहाँ पे कह रहा है अशोक के किस अभिलेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? ये सूचना मिलती है 5वें बृहद शिलालेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ पे स्थित है? ये है आपका मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ठीक है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? यह किया जाता था सीता अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण जो है किस मौर्य शासक ने कराया था? यह कराया था अशोक ने। ठीक, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में अशोक ने निर्माण कराया था। वहीं बात करें आगे, मौर्य साम्राज्य के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के साथ जो है राजकीय संबंध थे। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि मौर्य वंश के शासकों का किन देशों के साथ राजकीय संबंध थे? ये संबंध थे सीरिया और मिस्र के साथ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है उत्तराखंड में जो है सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है कालसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, ठीक है ना, भारत में किसके दरबार में आया था? ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है ना, कहाँ से आया था? यूनान से। ठीक है, और ये यूनान का राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज, और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था भारत में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ अधिकारी और विभाग, ठीक है ना, जैसे सीता अध्यक्ष एक अधिकारी हुआ करता था, इसका संबंध था कृषि विभाग का अध्यक्ष। ठीक है ना, और अकारा अध्यक्ष ये खानों का अध्यक्ष हुआ करता था, और ये लक्ष्मणा अध्यक्ष ये मुद्रा विभाग का प्रधान या अध्यक्ष हुआ करता था। वहीं बात करें शुल्क अध्यक्ष की, तो ये जो है व्यापारिक कर का प्रधान हुआ करता था। मुद्रा अध्यक्ष की बात करें तो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था, और संस्था अध्यक्ष ये जो है व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष हुआ करता था। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। जैसे संस्था अध्यक्ष की बात करें तो ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष हुआ करता था। मुद्रा अध्यक्ष की बात करें तो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। शुल्क अध्यक्ष की बात करें व्यापारिक कर का अध्यक्ष, ठीक है ना, या प्रधान। लक्ष्मण अध्यक्ष मुद्रा
विभाग का अध्यक्ष। अकाराध्यक्ष ये जो ये खानों का अध्यक्ष हुआ करता था। वही बात करें सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष जो है कृषि विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है कि गुप्तचर व्यवस्था क्या है, गुप्तचर व्यवस्था जो है का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया, ये किया गया अर्थशास्त्र में। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण एवं नाविक गतिविधियों का वर्णन किया गया, इंडिका। मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय पर किस धर्म का अनुयायी हो गया था, ये हो गया था जैन धर्म का, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। वही बात करें अशोक की, तो अशोक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि कौन सा स्थान जो है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ये था तक्षशिला। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात जो है किस वंश ने किया, ये किया मौर्यों ने, ठीक है ना। और नेक्स्ट की बात करें, इसमें कह रहा है मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में मेगस्थनीज ने जो भारत को कितने समाज में या कितने भाग में बांटा है, ठीक है ना। तो ये 7 भाग में बांटा है भारतीय समाज को, ठीक है ना। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था, ये मिस्र का राजा था। और मिस्र के शासक ये 288 ईस्वी पूर्व से लेकर 246 ईस्वी पूर्व टॉलमी फिलाडेल्मस, ठीक है ना, के साथ जो अशोक के राजनयिक संबंध थे। और आगे यहाँ पे कह रहा है संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जो है दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है। और इसका उल्लेख जो है ये किया गया महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे, ये थे राजस्व के स्रोत थे। और गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण जो किस शासक के द्वारा किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में जो है पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, ये दी गई है अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, चाणक्य, ठीक है ना। और अर्थशास्त्र पुस्तक का विषय क्या है, राजनीति। और चाणक्य या कौटिल्य ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को याद करना है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, ये 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध ये 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त जो है सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त हुआ है, ये है सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे, बृहद्रथ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बृहद्रथ की हत्या करके ही एक था बृहद्रथ का सेनापति जो हिंदू सेनापति था जिसका नाम था शुंग, ठीक है ना। क्या नाम था, पुष्यमित्र शुंग। और उसने बृहद्रथ की हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, तो ये मिलती है रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था, ये था अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व में जो है कलिंग पर आक्रमण किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। वही कह रहा है कि अशोक ने जो है कलिंग पर विजय या युद्ध कब लड़ा था, 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा था। और कलिंग कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कलिंग भारत के किस राज्य में पड़ता है या आधुनिक भारत के किस राज्य को कलिंग कहा जाता है, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। और इसी युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, हिंदू धर्म को छोड़ के। लेकिन हिंदू धर्म में भी अशोक की समान आस्था थी।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अफगानिस्तान प्राप्त किया था वह कहाँ का शासक था? ये था सीरिया बेबीलोन का शासक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अशोक के पश्चात देवनाम पियक की उपाधि किसने धारण की थी? ये धारण की थी दशरथ ने। पहले देवनाम पिया की उपाधि अशोक ने धारण की थी और उसके बाद जो है देवनाम पिया की उपाधि जो है दशरथ ने धारण की थी। अशोक की उपाधियाँ, अगर अशोक की उपाधियों के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर उपाधि हैं और यहाँ पर स्रोत, ठीक है ना। किस उपाधि का स्रोत कहाँ से है? जैसे अशोक की बात करें तो इसका जो उल्लेख है या इसका स्रोत है ये मास की लघु शिलालेख से मिलता है। देवनाम पिय अशोक राजा, देवनाम पिय का शाब्दिक अर्थ होता है देवों का प्रिय। अशोक राजा ये गुर्जरा लघु अभिलेख से मिलता है। और अशोक मौर्य ये मिलता है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से। वहीं बात करें पियदस राजा, इसका जो उल्लेख है ये मिलता है बराबर गोहा लेख से। और पियदस्सी राजा मगध ये मिलता है बाबरू बैराट लघु शिलालेख से। और पियदस्सी राजा जो है इसका जो स्रोत है ये मिलता है कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है अशोक, क्या कह रहा है अशोक वर्धन ये मिलता है पुराण। और राजा अशोक ये मिलता है नेटूर लघु शिलालेख। और अशोक राजा अशोक देवनामपीय ये मिलता है उद्गोलम लघु शिलालेख से। देखो ये सारे जो है ना ब्लैक कलर में ये सारे के सारे जो अशोक के नाम है, ठीक है ना। ये इन नामों से अशोक को उस समय बुलाया जाता था और इनका जो वर्णन है ये किया गया इन अभिलेखों में, ठीक है ना। तो कहीं पर अशोक का नाम अशोक है, कहीं देव नाम पिय दस्सी है, कहीं अशोक मौर्य, कहीं पियदस्सी राजा। इस प्रकार से विभिन्न नामों से अशोक का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? ये किया था तक्षशिला में, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपने ऊपर मिश्रित बच्चों, अपने ऊपर मिश्रित आश्रित बच्चों, सॉरी मिश्रित बोल दिया, अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? कौटिल्य ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? ये अरमाइक भाषा से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और कौटिल्य का ही नाम था चाणक्य। और चाणक्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की जो भाषा, भाषा नहीं कहेंगे, किस विषय पे आधारित थी? राजनीति पे आधारित थी। इसी पुस्तक में जो है चाणक्य ने कूटनीतिक नीतियों के बारे में बात की है। मौर्य के पश्चात या मौर्यों के पश्चात जो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ था? ये बैक्ट्रियन शासकों का अधिकार हुआ था। और मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? ये था सिक्कों का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था, और ये है बिंदुसार। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ टेबुलर के रूप में दे रखा है मौर्य काल की मुद्रा, ठीक है। तो इस काल में चांदी एवं तांबे के सिक्के चलते थे। और चांदी के सिक्कों को जो है 4 प्रकार में बांटा गया। पहला पड़, दूसरा अर्धपड़, तीसरा पाद और चौथा जो अष्टभाग। ऐसे ही जैसे आज की डेट में 1 रुपया, अठन्नी, चौवन्नी, ठीक है ना, ये सारे सिक्के चांदी के थे। और अगर हम बात करें तांबे के सिक्कों की तो तांबे के सिक्के 4 थे। इसमें मासक था, अर्धमासक था, काकड़ी था और ये अर्ध काकड़ी था। अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में।